आज हम भारतीय संसद के कामकाज को समझने की कोशिश करेंगे और खासकर देखेंगे कि लोकसभा में असल में होता क्या है। इसे तो भारतीय लोकतंत्र का मतलब एक तरह से शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो देखने में बिल्कुल किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र के नोट्स जैसे हैं। एकदम तथ्य और अनुच्छेद। हाँ, एकदम टू द पॉइंट जानकारी। लेकिन इन सूखी जानकारियों के पीछे आप देखें तो हमारे लोकतंत्र की पूरी कहानी छिपी है। और आज हमारा मकसद भी वही है, इन नोट्स को जिंदा करना। हाँ, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि नियम क्या हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि उन नियमों का असल मतलब क्या है। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं कि भारतीय संसद बनती कैसी है और इसमें लोकसभा को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भारतीय संसद के दो हिस्से हैं, मतलब दो सदन। एक है राज्यसभा और दूसरी है लोकसभा। ओके। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है एक को बड़ों का सदन और दूसरे को जनता का सदन कहना। बड़ों का सदन, हाँ। आप राज्यसभा की बात कर रहे हैं। हाँ, राज्यसभा जिसका जिक्र संविधान का अनुच्छेद 80 में है, एक स्थायी सदन है। स्थायी मतलब ये कभी भंग नहीं होती। बिल्कुल, ये कभी भंग नहीं होती। जैसे कोई पुरानी स्थापित संस्था, इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं से चुने जाते हैं और उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल का? जी। और दिलचस्प बात यह है कि हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, जिससे इसमें हमेशा अनुभव और नयापन बना रहता है। अच्छा। सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र भी 30 साल है, इसीलिए इसे उच्च सदन या बड़ों का सदन कहते हैं। ठीक है, तो फिर लोकसभा इससे अलग कैसे हुई? लोकसभा बिल्कुल अलग है। ये निम्न सदन या प्रथम सदन है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अच्छा। ये एक तरह से जनता के मूड का आईना है। हर 5 साल में जनता तय करती है कि इसमें कौन बैठेगा, इसीलिए इसे जनता का सदन कहते हैं। समझ गए? तो अब अपने मुख्य विषय पर आते हैं, लोकसभा। इसे प्रथम सदन क्यों कहा जाता है जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसे प्रथम सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकतंत्र में असली शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। राइट। और वो प्रतिनिधि सीधे लोकसभा में ही बैठते हैं। देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का भविष्य इसी सदन में तय होता है। मतलब सब कुछ यहीं तय होता है? जी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। अगर लोकसभा में सरकार अपना बहुमत खो दे तो सरकार गिर जाती है। राज्यसभा सरकार को नहीं गिरा सकती। अच्छा। इसीलिए ताकत के मामले में ये प्रथम है। ओके, तो सारी असली शक्ति यहीं केंद्रित है। चलिए, परीक्षा की तैयारी के नजरिए से इसके कुछ मुख्य तथ्यों को समझते हैं, जैसे इसकी बनावट और कार्यकाल। जैसा हमने कहा, कार्यकाल तो 5 साल का है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री को लगे कि उनकी सरकार बहुमत खो चुकी है या वो नए चुनाव चाहते हैं, तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश करके इसे भंग करवा सकते हैं। अच्छा, इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। बिल्कुल। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? मैंने कहीं पढ़ा था कि ये संख्या काफी समय से बदली नहीं है। हाँ, हमारे स्रोत में ये साफ लिखा है कि संविधान के मुताबिक अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 552? जी, लेकिन फिलहाल हम 543 सीटों पर चुनाव कराते हैं। और ये जो संख्या है, ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971? अरे, ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, और इसे 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। इसके बाद जब नई जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होगा, तो भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये तो देखने वाली बात होगी। और सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? मतलब क्या कोई भी चुनाव लड़ सकता है? संविधान का अनुच्छेद 84 बेसिकली 3 शर्तें बताता है। ओके। पहली, भारत का नागरिक हो। दूसरी, किसी लाभ के पद पर न हो। और तीसरी, जो सबसे दिलचस्प है, उम्र कम से कम 25 साल हो। सिर्फ 25 साल? जी हाँ, राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए, यहाँ सिर्फ 25। इसीलिए इसे कभी कभी युवाओं का सदन भी कह दिया जाता है। इन नोट्स में चुनाव को लेकर एक मजेदार उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, और ये हमारे चुनावी सिस्टम की एक अनोखी बात दिखाता है कि एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। सच में? जी हाँ, लेकिन कानून कहता है कि अगर वो दोनों जगह से जीत जाए तो उसे 10 दिनों के अंदर एक सीट खाली करनी पड़ती है। स्रोत में नरेंद्र मोदी का उदाहरण है, जिन्होंने 2014 में बड़ोदरा और बनारस दोनों जगहों से चुनाव लड़ा और जीता। अच्छा, हाँ, मुझे याद आया। बाद में उन्होंने बड़ोदरा सीट से त्यागपत्र दे दिया था। और फिर उस खाली हुई सीट का क्या होता है? उस एक सीट पर फिर से चुनाव होता है,
जिसे उपचुनाव या बाई इलेक्शन कहते हैं, वो जीतने वाला उम्मीदवार फिर बाकी बचे हुए कार्यकाल के लिए सदस्य बनता है। ठीक है, तो सदस्य चुनकर सदन में पहुंच गए, लेकिन 543 लोगों की इस सभा को, इस भीड़ को चलाता कौन है? यहाँ लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती होगी। बहुत बड़ी। अब स्पीकर को सदन का रेफरी, जज और प्रिंसिपल, मतलब सब कुछ कह सकते हैं। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। लेकिन यहाँ एक और पद है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, प्रोटेम स्पीकर। एक मिनट, हाँ, प्रोटेम स्पीकर, मैंने ये शब्द सुना तो है, पर इसका मतलब क्या होता है? क्या ये बस एक अस्थायी व्यवस्था है जब तक क्लास का परमानेंट मॉनिटर नहीं चुन लिया जाता? बिल्कुल सही एनालॉजी है। जब नई लोकसभा बनती है तो कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं होता है। तब राष्ट्रपति सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। अच्छा। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, सभी नए सांसदों को शपथ दिलाना और स्थायी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाना। और जैसे ही नया स्पीकर चुना गया, बस प्रोटेम स्पीकर का पद खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अब आते हैं परमानेंट स्पीकर पर। उनकी असली शक्तियां क्या हैं जो उन्हें इतना ताकतवर बनाती हैं? उनकी शक्तियों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन कुछ बहुत ही खास हैं। सबसे पहली और सीधी शक्ति है सदन को चलाना। कौन बोलेगा, कब बोलेगा, किस विषय पर बहस होगी, ये सब स्पीकर तय करते हैं। अगर कोई सदस्य अनुशासन तोड़ता है तो उसे निलंबित करने का अधिकार भी उन्हीं के पास है। और धन विधेयक को लेकर उनके पास एक विशेषाधिकार है ना? हाँ, और ये शक्ति बहुत बड़ी है। सोचिए, सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल। और बजट से जुड़े सारे फैसले धन विधेयक या मनी बिल होते हैं। सिर्फ स्पीकर ही ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उनका फैसला आखिरी होता है। आखिरी मतलब उसे कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती? किसी कोर्ट में भी नहीं। लेकिन इसका इतना महत्व क्यों है? महत्व इसलिए है क्योंकि धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्तियां लगभग शून्य है। अच्छा, अगर ये तय करने की शक्ति स्पीकर के पास ना हो तो राज्यसभा, जो सीधे जनता से नहीं चुनी जाती, वो सरकार के हर वित्तीय काम में अड़ंगा लगा सकती है। ओके, तो ये शक्ति सीधे सीधे जनता के जनादेश से जुड़ी है। और क्या शक्तियां हैं? जब किसी साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बनती, हाँ, तो दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा स्पीकर ही करते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं। यानी उपराष्ट्रपति नहीं? जी नहीं। इसके अलावा दल बदल कानून के तहत किसी सदस्य की सदस्यता रद्द करनी है या नहीं, इसका फैसला भी स्पीकर ही करते हैं। लेकिन ये शक्ति तो स्पीकर को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देती है, खासकर जब स्पीकर खुद किसी राजनीतिक दल से आता हो। क्या ये हितों के टकराव का मामला नहीं बनता? ये एक बहुत पुरानी और गंभीर बहस है। सैद्धांतिक रूप से स्पीकर चुने जाने के बाद उनसे अपनी पार्टी से इस्तीफा देने और निष्पक्ष रहने की उम्मीद की जाती है, जैसा ब्रिटेन में होता है। जी बिल्कुल, जैसा ब्रिटेन में होता है। लेकिन भारत में ये परंपरा मजबूत नहीं हो पाई है, इसलिए स्पीकर के फैसलों पर पक्षपात के आरोप लगते रहते हैं, खासकर दल बदल के मामलों में। ये उनकी भूमिका का सबसे विवादास्पद पहलू है। और वोटिंग के समय उनकी क्या भूमिका होती है? आमतौर पर स्पीकर वोट नहीं देते ताकि वो निष्पक्ष दिखें। ओके। लेकिन अगर किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में बराबर बराबर वोट पड़े, मतलब टाई हो जाए, तब स्पीकर अपना निर्णायक मत या कास्टिंग वोट देते हैं। उनका एक वोट तय करता है कि बिल पास होगा या गिरेगा। इन नोट्स में गणपूर्ति या कोरम का भी जिक्र है। ये क्या चक्कर है? इसे ऐसे समझिए कि जैसे क्लास चलाने के लिए कम से कम कुछ बच्चों का होना जरूरी है, वैसे ही संसद की कार्रवाई के लिए भी एक न्यूनतम उपस्थिति चाहिए। अच्छा, इसी को कोरम कहते हैं, जो कि सदन की कुल संख्या का 1/10वां हिस्सा है। 10%? जी। लोकसभा के मान में भी ये लगभग 55 सांसद हुए। अगर सदन में इससे कम सदस्य मौजूद हैं तो स्पीकर कहेंगे पहले कोरम पूरा कीजिए, फिर काम शुरू होगा, और वो कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं। तो ये तो साफ है कि स्पीकर के पास सदन के अंदर बहुत ताकत है। लेकिन ये सदन यानी लोकसभा खुद कितना ताकतवर है, खासकर जब हम इसकी तुलना राज्यसभा से करते हैं? बिल्कुल, कुछ मामलों में लोकसभा की शक्ति निर्विवाद रूप से ज्यादा है। पहला, जैसा हमने धन विधेयक के मामले में देखा। पैसों के मामले में? हाँ, कोई भी पैसे से जुड़ा बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। राज्यसभा उसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। बस 14 दिन? सिर्फ 14 दिन। वो उसमें बदलाव के सुझाव दे सकती है, लेकिन उसे खारिज नहीं कर सकती। 14 दिन बाद वो अपने आप पास मान लिया जाता है। मतलब देश का बटुआ लोकसभा के हाथ में है। और दूसरा बड़ा फर्क? दूसरा और सबसे बड़ा फर्क है सरकार पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सिर्फ लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर लोकसभा
सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। जबकि राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती। राज्यसभा सरकार की कितनी भी आलोचना करे वो उसे हटा नहीं सकती। यही संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। और संयुक्त बैठक में भी तो लोकसभा का पलड़ा भारी रहता होगा। जाहिर है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या राज्यसभा से लगभग दुगनी है। तो जब भी संयुक्त बैठक होगी तो संख्या बल के कारण फैसला लगभग हमेशा वही होता है जो लोकसभा चाहती है। तो क्या ये मान लें कि राज्यसभा सिर्फ एक सलाहकार संस्था है? क्या उसके पास अपनी कोई खास शक्ति नहीं है? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहने के पीछे एक वजह है। उसके पास दो ऐसी अनोखी शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। अच्छा। और ये दोनों शक्तियां भारत के संघीय ढांचे की रक्षा करती हैं। वो कौन सी हैं? पहली शक्ति है अनुच्छेद 249 के तहत। अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि देश के हित में राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बनाना जरूरी है, तो संसद उस विषय पर 1 साल के लिए कानून बना सकती है। ये बहुत बड़ी शक्ति है। मतलब राज्यसभा राज्यों की ओर से केंद्र को शक्ति दे सकती है। बिल्कुल। और दूसरी विशेष शक्ति है अनुच्छेद 312 के तहत। देश में कोई नई अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस जैसे IAS IPS ओके। अगर वो बनानी है तो उसकी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राज्यसभाएं शुरू कर सकती है, वो भी अपने 2/3 बहुमत से। लोकसभा ये कम शुरू नहीं कर सकती। और कोई ऐसा क्षेत्र भी है जहां दोनों की शक्ति बिल्कुल बराबर हो? हाँ, और वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है संविधान में संशोधन करना। अच्छा। अगर देश के संविधान को बदलना है तो उस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग-अलग विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है। इस मामले में कोई संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। अगर एक भी सदन असहमत है तो संविधान संशोधन नहीं हो सकता। ये तो हमारे संविधान की स्थिरता सुनिश्चित करता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर इसे समेटें तो लोकसभा की असली ताकत उसके जनता से सीधे जुड़ाव, सरकार बनाने और गिराने की क्षमता और देश के पैसों पर उसके नियंत्रण से आती है। जबकि राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षक और एक ऐसा सदन है जो जल्दबाजी में बनने वाले कानूनों पर एक तरह से ब्रेक लगाता है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। दोनों सदनों की अपनी अपनी भूमिका है और उनके बीच शक्तियों का ये संतुलन ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी समझना बहुत जरूरी है। सही बात है। जाते जाते एक सवाल जो हमारे इन्हीं नोट्स से दिमाग में आया है। इसमें एक बात लिखी है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने 6 महीने तक मंत्री या प्रधानमंत्री रह सकता है। बस शर्त यह है कि उसे इस दौरान किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। हाँ, ये एक संवैधानिक प्रावधान है जो कई बार इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमें एक विचार के लिए प्रेरित करता है। ये प्रावधान जो शायद किसी विशेषज्ञ को सरकार में लाने या राजनीतिक लचीलेपन के लिए बनाया गया होगा, ये लोकतंत्र के उस मूल सिद्धांत को कैसे प्रभावित करता है जहां नेताओं को जनता द्वारा चुनकर ही संसद भेजा जाना चाहिए। क्या ये एक तरह का बैकडोर एंट्री नहीं है? इस पर सोचा जा सकता है।